नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेप आईएएस में। तो स्टार्ट करते हैं आज के टेबल ऑफ कंटेंट्स के साथ। तो जीएस 1 में आज के लिए कुछ नहीं है। जीएस 2 में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम देखेंगे अभी। पहला हेल्थ पे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस, हम इसमें देखेंगे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस क्या होते हैं और ये डेल्टा कोरोना वायरस क्या चीज़ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट पॉलिटी में एक आर्टिकल है वन नेशन वन इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो इसके बारे में आर्टिकल डिटेल में डिस्कस कर रहा है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस में और क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके फेवर में। ठीक है दोस्तों। आगे जीएस 3 में इन्वायरमेंट में दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। दोनों आपको ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि फैक्ट इसमें बहुत सारे हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है इसमें। पहला आर्टिकल हिंदू का है सेविंग बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी पे क्या खतरा है, इंडिया इसके लिए क्या स्टेप्स ले रहा है, क्या क्या हम कर चुके हैं, ये सारी चीजें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दूसरा आर्टिकल है वो है टाइम टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग। इसमें जैसे पहले वाले आर्टिकल में बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसमें हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चीज वही रहेगी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या टारगेट्स हैं और क्या क्या हमने अचीव कर लिया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इकोनॉमी में आज आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बैठी थी, उसके डिसीजंस आ गए हैं। वो क्या डिसीजंस हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है इंडिया के, रेपो रेट क्या है, लिक्विडिटी पॉलिसी क्या है, ये सारी चीजें हम डिटेल में यहां पर जानेंगे। नेक्स्ट डिफेंस से रिलेटेड है जिसमें डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 6 सबमरीन्स बनाने का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फ्लोट किया है। तो क्या है ये डिटेल में जानेंगे। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल क्या चीज होती है और इससे क्या इंडिया को बेनिफिट होगा, ये भी चीज हम इस आर्टिकल में ही जानेंगे। जो हमारा लास्ट आर्टिकल होगा वो एथिक्स पे है। अभी अभी ओपीसीडब्ल्यू, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ने ये रिपोर्ट जारी की है कि सीरियन सिविल वॉर में केमिकल वेपन्स का 17 बार प्रयोग किया गया है, 17 बार फ्रेंड्स। तो एक बहुत बड़ी न्यूज है और एथिक्स से काफी इंपॉर्टेंट ये रिलेट करता है। तो आगे बढ़ते हैं हम फर्स्ट न्यूज के साथ। इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ओपीसीडब्ल्यू हैज बीन एबल टू रियलाइज इट्स मैंडेट इन इफेक्टिव वे आफ्टर इट्स इंसेप्शन। ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि क्या ओपीसीडब्ल्यू जो उसको मैंडेट दिया गया था, जो काम उसको दिया गया था, क्या उसने प्रॉपरली अब तक वो काम किया है। इस पे आपको कमेंट करना है। ठीक है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको दोनों तरफ से डिस्कस करना है कि ओपीसीडब्ल्यू ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं और कुछ जगह वो उसके पिटफॉल्स भी रहे हैं जहां वो अच्छा काम करने में कामयाब रहा है। ठीक है। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को आपको डिस्कस करना है इस आंसर में। आगे बढ़ते हैं। अब ये डेल्टा कोरोना वायरस क्या है और ये क्या न्यूज है ये हम जानते हैं। पहले देख लीजिए डेल्टा ऑफ कोरोना वायरस क्या है। इसको हम B1617.2 भी बोलते हैं। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। तो आपको ये वाला B.1.617.2 बोलना होगा। ठीक है। इसके 12 म्यूटेशंस होते हैं और ACE2 एंजाइम्स इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। ये कौन से एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स होते हैं जो कि इस वायरस को ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। एड्स एंट्री ऑफ वायरस इन द ह्यूमन बॉडी, दीज एंजाइम्स। ठीक है दोस्तों। तो प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज वेरिएंट डेल्टा ऑफ कोरोना वायरस, हाउ मेनी म्यूटेशंस इट कैन हैव। ठीक है। एंड व्हाट एंजाइम्स कॉजेज एंट्री ऑफ वायरस इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर वाई इज इट अ कॉज ऑफ कंसर्न, क्यों ये परेशानी का सबब है, क्योंकि दिल्ली में 3/4 ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन इसी वेरिएंट की वजह से हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्या होते हैं। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि किसी को मान लीजिए वैक्सीनेशन हो गया है, ठीक है, 1 डोज हो गई है, 2 डोज हो गई, जितनी भी हो गई, उसके बाद भी उसको कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, उसको कोविड हो गया, इसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स यही एक वेरिएंट है जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। इसके अलावा और भी जो वेरिएंट्स हैं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन से हैं, वो कप्पा। कप्पा का क्या है, B1.617.1। देखिए याद रखिएगा ये 1 है कप्पा का और डेल्टा का 2 है। ठीक है दोस्तों। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आप याद रखेंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज आई है कि फाइजर और एस्ट्राजेनिका जो है वो ओनली 33% इफेक्टिव है इस चीज के अगेंस्ट। अगर किसी को डोज लग गई है इन दोनों की, तभी भी चांसेस हैं कि 67% लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हिंदू का एडिटोरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मिस मत करिएगा।
आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, जून 5, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ बायोडाइवर्सिटी के फैक्ट जो इंडिया के बारे में है वो जान लेते हैं कि इंडिया में 8% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का रेशियो है, ठीक है। और 2.3 ऑफ ग्लोबल लैंड एरिया है, मतलब इंडिया के पास सिर्फ 2.3% ऑफ ग्लोबल लैंड एरिया है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी के मामले में 8% है इंडिया। तो बहुत बड़ी बात है कि हम बायोडाइवर्स रिच कंट्री हैं, ठीक है। हमारे पास 4 हॉटस्पॉट्स भी हैं, मतलब वर्ल्ड में टोटल 36 ग्लोबल हॉटस्पॉट्स हैं जहां बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। इंडिया में 4 हैं, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि क्या क्या बायोडाइवर्सिटी के बेनिफिट हो सकते हैं। इट फीड्स अवर पीपल, ठीक है, खाना प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपको पता है कि जितना ज्यादा बायोडाइवर्स होगी उतनी ज्यादा सब्जियां होंगी, उतने ही ज्यादा हमारे पास प्लांट्स होंगे, वो सारी चीजें, ठीक है। एनहांस पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी एंड शील्ड अस फ्रॉम द इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स। यहां पर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा मैंग्रोव का, ठीक है। मैंग्रोव क्या करता है, वो साइक्लोन्स वगैरह की स्पीड को कम कर देता है। तो यहीं पर ये बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंटल डिजास्टर से वो बचाता है, ठीक है। फिर आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी जो मेडिसिन होती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, काफी इफेक्टिव होती हैं डिजीजेस में। तो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन हमें कहाँ से मिलती हैं, बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। फिर इसके अलावा स्पिरिचुअल एनरिचमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जैसे हम बोर हो गए, हम बहुत दिनों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वी कैन गो फॉर उत्तराखंड और वेस्टर्न घाट, तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी से हम काम कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कह रहा है कि 1 ट्रिलियन रुपीज पर ईयर जनरेट करने का इसका पोटेंशियल है। जैसे वुड हो गया, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, गम्स हो गए, पेपर हो गया, ये सारी चीजें हम लेंगे तो 1 ट्रिलियन रुपीज पर ईयर जनरेट करने का इसका पोटेंशियल है। फिर ग्रीन जॉब्स, क्रिएटिंग मिलियंस ऑफ ग्रीन जॉब्स इन रिस्टोरिंग एंड नेचर टूरिज्म। तो टूरिज्म वगैरह भी यहाँ काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि लोग आते हैं तो उसकी वजह से जॉब्स भी जनरेट होती है, ठीक है दोस्तों। फिर ये जो बायोडाइवर्सिटी का बेनिफिट है वो ये भी है कि यूएन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और यूएन एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमने बना रखे हैं उसको अचीव करने में बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि क्या कर रहा है, जॉब जनरेट कर रहा है, ये आपका हेल्थ सिक्योरिटी दे रहा है, और ये सारे जो गोल्स हैं वो आपके यूएन एसडीजी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में कहीं ना कहीं शामिल हो रखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इशू क्या है, आर्टिकल ने डिस्कस किया है कि इशू क्या है। इशू ये है कि 2000 से अगर हम देखें तो 7% फॉरेस्ट हम लूज कर चुके हैं। अगर वर्ल्ड की बात करें तो 7% फॉरेस्ट हम लूज कर चुके हैं, ठीक है। और हमें नहीं पता हम आगे कितने लूज करने वाले हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। इंडिया ने क्या किया है, क्या कर रहा है, और क्या और करने की जरूरत है। तो 2018 में क्या किया था, प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग लॉन्च किया था। नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स, ठीक है दोस्तों, एंड मेंस ऑल्सो। और इसमें क्या कर रहे हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इसका मेन अथॉरिटी है, ठीक है, जो इस मिशन को इंप्लीमेंट करेगा। वो क्या कर रहा है कि कंसल्टेशन होल्ड कर रहा है। अभी इस मिशन पे एग्जैक्टली काम होना शुरू नहीं हुआ है, अभी कंसल्टेशन वगैरह ही चल रही है कि जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो वेस्टर्न घाट्स में रह रहे हैं, जहां जहां रह रहे हैं, उनसे बात की जाए कि इस मिशन को कैसे हम सक्सेसफुल बनाए, ठीक है दोस्तों। देखिए मिशन अब क्या कर रहा है, मिशन के टारगेट्स क्या क्या है, रीस्टोरिंग, कंजर्विंग एंड सस्टेनेबली यूटिलाइजिंग इंडियाज नेचुरल हेरिटेज। मतलब हम रीस्टोर करेंगे और सस्टेनेबली यूटिलाइज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सस्टेनेबल। मतलब हमें यूज तो करना, हमें एक्सप्लॉइट भी करना है फॉरेस्ट को, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से, कि ऐसा ना हो कि हम इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर दें कि वो स्पीशी ही एक्सटिंक्ट हो जाए। हमको इस तरह से करना है कि वो स्पीशी बची रहे और हम उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दूसरा कि जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हम बनाते हैं, आपको पता होगा गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है, डेवलपमेंटल स्कीम्स, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स या और भी चीजें होती हैं, तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी को एक बहुत इंपॉर्टेंस हमको देना है, ठीक है। तो ये चीज है। थर्ड है स्टैब्लिश सिटीजन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें सारी चीजें वेस्टर्न घाट्स के बारे में हो या हॉटस्पॉट्स के बारे में हो, बायोडाइवर्सिटी के बारे में हो, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने की बात भी हो रही है। फिर एनहांस कैपेसिटी। एनहांस कैपेसिटी का मतलब ट्रेनिंग। जो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फॉरेस्ट को, ठीक है भाई आप एक्सप्लॉइट करिए, लेकिन सस्टेनेबली करिए ना। तो उसके लिए कैपेसिटी इनहांस करने की जरूरत है, उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ठीक है।
उसके अलावा सोसाइटल पार्टिसिपेशन, कि ऐसा नहीं है कि एक स्टेक होल्डर सिर्फ गवर्नमेंट है, भाई सोसाइटी भी तो है। हम भी स्टेक होल्डर्स हैं। मैं दिल्ली में हूं लेकिन मैं भी स्टेक होल्डर हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें मिशन में इंक्लूड की जाएंगी, हमसे कंसल्टेशन भी किया जाएगा, ठीक है। इस मिशन में जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी इसमें बनाने की बात हो रही है। तो इसमें क्या यूज करेंगे, जियो स्पेशल इंफॉर्मेटिक। जियो स्पेशल मतलब जैसे आपका जो सैटेलाइट कैमरास होते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं इमेजेस पिक्चर्स, उसको बोलते हैं जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इस मिशन में एक चीज और भी है, वन हेल्थ प्रोग्राम। मतलब इस मिशन को हम वन हेल्थ प्रोग्राम की तरह देख रहे हैं। मतलब क्या हुआ, सिर्फ ह्यूमन हेल्थ नहीं, प्लांट, सॉइल, इन्वायरमेंटल और एनिमल हेल्थ, इन सबको हम इंटीग्रेट करके चलेंगे, सबको एक साथ लेकर के चलेंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, एक इसमें चीज करने की जरूरत है, नीड फॉर अ कैडर। इसका मतलब क्या है कि हमें लोगों को ट्रेन करना चाहिए और स्पेशलाइज ट्रेनिंग करनी चाहिए, जो अभी तक इस मिशन में नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये आर्टिकल ये भी बोल रहा है कि स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देने की जरूरत है ताकि स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स डेवलप किया जा सके, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, ये भी एक हिंदू का एडिटोरियल है, उसी एडिटोरियल के नीचे का है जो अभी हमने 2 मिनट पहले देखा। अब इसमें क्या है, इसमें ग्लोबल वार्मिंग की बात की है। पहले वाले में बायोडाइवर्सिटी की बात की थी, इसमें ग्लोबल वार्मिंग की बात की थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये सब। अभी COP26 होने वाला है, कन्वेंशन ऑन ऑफ पार्टीज ऑन यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस आप सभी ने सुना होगा, उसी से रिलेटेड COP26 है। और ये कहां पर होगा, यूनाइटेड किंगडम में। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, यूनाइटेड किंगडम नवंबर में होगा 2021 में। अच्छा, वर्ल्ड का कमिटमेंट क्या है ग्लोबल वार्मिंग के रिगार्डिंग। वर्ल्ड ये कहता है कि हम टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखेंगे, ठीक है। मतलब देखो, टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर राइज तो होगा, आप रोक नहीं सकते। तो उन्होंने टारगेट बना लिया, हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं होने देंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहे, ठीक है। और ये कहां पर डिस्कस किया था इन्होंने, पेरिस एग्रीमेंट में, ठीक है। अच्छा, इंडिया का क्या रिकॉर्ड है क्लाइमेट चेंज में, ये देखते हैं। सबसे पहला है कि 450 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। ये हमारा टारगेट है, काफी एम्बिशियस टारगेट है, पता नहीं अचीव कितना हुआ है, ठीक है। और हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन इट्स अ वेरी एम्बिशियस टारगेट एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि 450 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हम 2030 तक जनरेट करेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने बनाया है, आपको पता होगा, ये गुड़गांव में इसका मेन हेडक्वार्टर्स है। इंडिया ही इसका जो है मेन इंडिया ही मेन बॉडी है जिसने स्टार्ट किया था इसे, ठीक है। उसके बाद कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी हम ही ने स्टार्ट किया, ठीक है, इंडिया ने। फिर पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका की थी, जो आप देख सकते हैं ना, टारगेट्स 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका काफी कुछ लेना देना इंडिया से है, इंडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। फिर अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, यूके इंडिया ने ग्रीन ग्रोथ एजेंडा भी डिक्लेयर किया था। तो ये हमारे कुछ रिकॉर्ड है क्लाइमेट चेंज के मामले। अब देखते हैं प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। हमने टारगेट 2 डिग्री सेंटीग्रेड का बना रखा है, होपफुली 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का। अभी क्या हो रहा है कि एवरेज टेम्परेचर राइज इज 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज हो रहा है टेम्परेचर, जो कि अच्छी बात नहीं है, हमारे टारगेट से ओवरशूट हो रहा है, ठीक है। अब क्या प्रपोज किया जा रहा है, यूके इसका मेन है, क्योंकि यूके में इस बार होना है COP26। तो यूके क्या कह रहा है कि 4 की गोल्स होंगे, 4 की गोल्स, प्लीज नोट दिस। पहला कि हमको अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रखना है ग्लोबल वार्मिंग को, तो हमें नेट जीरो एमिशंस करने होंगे, कब तक, मिडिल ऑफ दिस सेंचुरी। मिडिल ऑफ दिस सेंचुरी मतलब 2050 तक हमें नेट जीरो एमिशन पहुंचना होगा, तभी हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि चलो, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अपने लोगों को और इस क्लाइमेट चेंज से बचाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 साइक्लोन्स अभी अभी देखे, टॉके एंड यास। इन्होंने काफी डिस्ट्रक्शन किया है, काफी प्रॉपर्टी लॉस किया है, ठीक है, और काफी जीडीपी का लॉस किया है। तो हमें इस तरह से क्लाइमेट चेंज को अ, लेना है कि हमें ये सारी चीजें नहीं होने देनी, लोगों को इफेक्ट नहीं होने देनी। थर्ड है हमारा कि डेवलप कंट्रीज ने, आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा कि
डेवलप कंट्रीज ने बहुत पहले ये बोला था कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए $100 बिलियन का एक फंड बनाएंगे जिसको हम ग्रीन क्लाइमेट फंड बोलेंगे। और इस ग्रीन क्लाइमेट फंड को यूज करके डेवलपिंग कंट्रीज वो सारी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगी या इंप्लीमेंट करेंगी जिससे क्लाइमेट प्रिजर्व हो सके। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने थर्ड गोल ये बनाया कि भाई 100 बिलियन का जो टारगेट हमने पहले बोला था वो अब तक अचीव तो हुआ नहीं, तो हमको उसको अचीव करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, चौथा क्या कह रहा है, बिल्डिंग कंसेंसस अमंग गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑन बोर्ड। मतलब कि सिर्फ गवर्नमेंट इसमें एक स्टेक होल्डर नहीं है, इंटर गवर्नमेंट्स इज द स्टेक होल्डर। मतलब यूएस भी है, फ्रांस भी है, चाइना भी है, सभी लोग इसमें स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि क्लाइमेट किसी एक पर्सन को इफेक्ट नहीं करता, या किसी एक कंट्री को इफेक्ट नहीं करता, ओवरऑल ह्यूमैनिटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो बिल्डिंग कंसेंसस और सिविल सोसाइटी ऑन बोर्ड, जो एनजीओ होते हैं, सिविल सोसाइटीज होती हैं, वो काफी पावरफुल होती हैं, लोग उनको मानते भी हैं, काफी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनको भी हम अपने संग मिला करके काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अभी भी क्या किया है, 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स को बनाने का ऑर्डर दिया हुआ है, इनफैक्ट रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया है। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने ये फ्लोट किया है कि हमारा इंटेंशन है 6 कन्वेंशनल सबमरीन बनाने का। तो कौन कौन बना सकता है, उसका क्या क्या प्रपोजल है, क्या क्या उसमें फीचर्स होंगे, क्या पैसा लगेगा, ये सारी चीजें बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। मतलब प्रपोजल मांग रहे हैं गवर्नमेंट वाले प्राइवेट सेक्टर से। ठीक है, अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हेड कौन करता है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, इन्होंने 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स के कंस्ट्रक्शन को के लिए आरएफपी मंगाया है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, अंडर प्रोजेक्ट 75I। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोजेक्ट 75I। ठीक है, इसके अंतर्गत ही ये कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाई जाएंगी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रूवल है, क्यों, क्योंकि ये पहला स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंडर में आरएफपी मंगाया गया है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंडर में पहला आरएफपी मंगाया गया है। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल क्या होता है ये देख लेते हैं। इट एम्स टू प्रमोट द रोल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन मैन्युफैक्चरिंग। मतलब हम इंडिजिनस प्रोडक्शन करना चाहते हैं। हम बाहर से अभी तक क्या कर रहे थे, ज्यादातर हम इंपोर्ट करते थे, आपको पता होगा मोर देन 80% ऑफ दीज थिंग्स वी इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए हम इंडिजिनस प्रोडक्शन करना चाहते हैं, और इसीलिए हमने जो है प्राइवेट सेक्टर में काफी खोल दिया है डिफेंस सेक्टर को। ठीक है, मतलब प्राइवेट जो सेक्टर है अब वो डिफेंस के इक्विपमेंट्स को बना सकती है। ठीक है, तो एसपी मॉडल यही है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में आप प्राइवेट को लेकर के आ रहे हैं, दैट इज एसपी मॉडल। सबमरीन्स बनाने का तो प्लान किया ही इंडिया ने, बाकी इन्होंने गन्स और एम्यूनिशन भी प्रोक्योर करने का मन बनाया है। कितना, 6000 करोड़ के। और ये कौन से मॉडल के अंदर, बाय एंड मेक इंडियन कैटेगरी ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, बाय एंड मेक इंडियन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शन की यहां बात कर रहे हैं। ये न्यूज में 1-2 साल पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन बीच में सबसाइड हो गया था, क्योंकि इसकी बात करना लोगों ने बंद कर दिया था। लेकिन आज ये बात उठी है। तो बात कैसे उठी है, क्योंकि आपको पता होगा कि बंगाल में जो इलेक्शंस हुए थे और स्टेट्स में जो हुए थे, उसकी वजह से कोविड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई बार बार इलेक्शन कराने के बजाय आप एक साथ ही सारे इलेक्शंस क्यों नहीं कराते। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको पता होगा कि जैसे जैसे असेंबलीज डिसॉल्व होती जाती हैं स्टेट्स में, वैसे वैसे इलेक्शंस होते जाते हैं। ठीक है, कोई हो सकता है 2021 में हो, कोई 2022 में हो, कोई 2023 में हो। ठीक है, इस तरह से साइमल्टेनियस इलेक्शन में ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शंस आसपास हैं, जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश और यूपी है, यूपी में मार्च में ड्यू है इलेक्शंस, ठीक है, और एपी में सपोज दिसंबर में ड्यू है, तो हम एक साथ ही उनका इलेक्शंस करा लेंगे, और कोशिश करेंगे कि सेंटर और स्टेट्स का भी इलेक्शन एक साथ ही करा लें। ठीक है दोस्तों, इस सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट 1983 में आया था। आप देख सकते हैं कितने साल हो गए, अप्रोक्सीमेटली 40 साल हो गए, और अभी तक इस पे कुछ हुआ नहीं है। लेकिन एनीवेज 1983 में पहली बार इलेक्शन कमीशन ने इसको बोला था। प्रॉब्लम्स क्या है प्रेजेंट सिस्टम इलेक्शंस में, जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है उसमें क्या दिक्कत है। पहली चीज तो कोविड फैल गया, वो तो एक चलो टेम्पररी फिनोमेना है। इसके अलावा फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत है। ठीक है, फाइनेंशियल कॉस्ट कैसे है,
देखिए, आपको क्या कहते हैं टेंट्स लगाने पड़ते हैं, ट्रेनिंग करवानी पड़ती है, ट्रेनर्स को पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है? मटीरियल्स पे पैसे आपके खर्च होते हैं, आपको किताबें छपवानी पड़ती हैं, आपको इंक लानी पड़ती है, सारी चीज़ों में फाइनेंशियल कॉस्ट है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आपको पता होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर हो जाता है, वैसे ही क्या होता है, कोई भी नई पॉलिसी या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस गवर्नमेंट नहीं ले सकती। अगर अगर लेती है तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट होता है, ठीक है? तो क्या होता है कि जैसे ही एमसीसी डिक्लेयर होता है वैसे ही सब कुछ फ्रीज हो जाता है, मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस नहीं ले सकती गवर्नमेंट। आगे चलते हैं। रिपीटेडली डिप्लॉइंग सिक्योरिटी फोर्सेस। भाई आपको सिक्योरिटी फोर्सेस चाहिए तो क्या होता है कि आप नॉर्थ ईस्ट से या बीएसएफ से या कहीं से लेकर के आते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, तो वहां पर क्या होता है, सिक्योरिटी इश्यूज हो जाते हैं। जैसे बांग्लादेश के बॉर्डर से आप लेकर के आ गए यहाँ पर, तो हो सकता है वहां इंकर्जन हो जाए, ठीक है? फिर कैंपेन एंड फाइनेंस कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रादर देन की वेलफेयर स्कीम्स में लगाएं, वो क्या करती हैं, प्रोपेगेंडा में लगाती हैं पैसे, तो वहां पर भी एक वेस्टेज है। फिर जो स्मॉलर पार्टीज होती हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि वो बार बार सेंटर में भी मान लीजिए वो लड़ रही है इलेक्शन, तो फिर उनको पैसा लगाना पड़ेगा, यूपी में लड़ रही है तो फिर पैसा लगाना पड़ेगा, बिहार में लड़ रही है तो फिर पैसा लगाना पड़ेगा, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता, इतना पैसा उनके पास होता नहीं। अगर एक इलेक्शन होगा तो वो कर सकती है, ठीक है? फिर हर इलेक्शन से पहले एक इलेक्टोरल रोल का रिवीजन होना चाहिए, होता है। आपको पता होगा कि कुछ नए लोग ऐड होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, इनको रिमूव करते हैं इलेक्टोरल रोल से, तो ये रिवीजन बार बार करते हैं, तो क्या होता है, टाइम वेस्टेज होता है, ठीक है? फिर इलेक्शन की ड्यूटी सबसे ज्यादा काफी टीचर्स की लगती है। आपको पता होगा यूपी में काफी टीचर्स इस वजह से मर भी गए। तो क्या हो रहा है कि चलिए वो तो एक अलग बात है, लेकिन स्कूल्स एंड कॉलेजेस छोड़ छोड़ के टीचर्स जो है इलेक्शन की ड्यूटी करते हैं, तो क्या होता है, बच्चों का भी नुकसान होता है पढ़ाई का, ठीक है? फिर अनडिलीवर्ड वेलफेयर स्कीम्स, क्योंकि सारा गवर्नमेंट स्टाफ काफी गवर्नमेंट स्टाफ जो है इलेक्शन ड्यूटी पे चला जाता है, तो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह भी सफर करती हैं, ठीक है? टीचिंग वीक्स भी लूज करते हैं, ये सारी चीज, ठीक है? इसके अलावा एक और भी बड़ा कॉस्ट है मिसिंग लीडरशिप। क्या मतलब है इसका? जैसे लीडर्स हैं हमारे, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, या किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो गए, वो पॉलिटिकल पर्संस भी होते हैं, तो कहीं इलेक्शन होते हैं तो उनको प्रोपेगेंडा के लिए वहां भी जाना पड़ता है, तो उस वजह से क्या होता है, टाइम का वेस्टेज होता है उनका भी। अब कुछ लोग कहते हैं ठीक है ये तो अलग चीज है, लेकिन साइमल्टेनियस इलेक्शंस के भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शन के नेगेटिव पॉइंट्स? कि क्या होगा अगर सेंटर और स्टेट का साथ में इलेक्शन हो, तो जैसे मान लीजिए सेंटर में जो पार्टी आना चाहती है, मतलब जो पार्टीज कॉम्पीट कर रही हैं, अगर जैसे बीजेपी है, अब अगर बीजेपी को सेंटर में काफी ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि रीजनल लेवल पे भी वो सारे वोट्स ले लेगी, क्योंकि क्या होता है, हमारा सेंटिमेंट होता है। जैसे हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, हमारी एक इमेज है बीजेपी के बारे में अच्छी, तो हम बीजेपी को वोट देंगे और उसके बाद स्टेट लेवल पे भी उसी को वोट्स देंगे, ठीक है? तो क्या होता है कि डोमिनेंट जो पार्टी है वो छोटी पार्टीज या मतलब इसमें क्या है कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं तो जो एक सेंटिमेंट है उसकी वजह से जो सेंटर में पार्टी आएगी वही स्टेट्स में भी पार्टी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? जबकि आपको पता है कि अगर अलग अलग टाइम पे इलेक्शंस होते हैं तो अलग अलग रिजल्ट्स आने के चांसेस होते हैं। जैसे सेंटर में आपको पता है बीजेपी है, और दिल्ली में बात करें तो केजरीवाल गवर्नमेंट है, ठीक है? आगे चलते हैं। आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन। क्यों होने चाहिए साइमल्टेनियस इलेक्शन? पहली चीज कि इंडियंस बिकेम वोटर्स बिफोर दे वर सिटीजंस, ऐसा किसी ने कहा। मैं आपको अभी मतलब बताता हूं। इसका मतलब ये है कि इंडियन सिटीजंस काफी मेच्योर हैं, सिटीजन बनने से पहले ही उनको वोटर बना दिया गया, मतलब ठीक है। ये एक थोड़ा सा इन्होंने एक अच्छी लैंग्वेज यूज करने की कोशिश की है, लेकिन इसका मतलब यह है कि इंडियंस आर वेरी मेच्योर वोटर्स, ठीक है? तो अगर उनको ही पता है कि स्टेट लेवल पे कौन सी पार्टी अच्छा काम कर सकती है, तो वो स्टेट लेवल पे एक अलग तरीके से वोट करेंगे और सेंटर लेवल पे एक अलग तरीके से वोट करेंगे, ठीक है दोस्तों? फिर साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते आए थे, ठीक है? तो तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आज की डेट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो हमारा जो पास्ट है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है, वो भी अच्छा है, ऐसा ये आर्टिकल कहता है, ठीक है? फिर ये आर्टिकल एक और सजेशन देता है
कि साइमल्टेनियस इलेक्शन तो चलो अगर मान लो नहीं आप करवा पाते हैं तो एक काम आप कर सकते हैं कि मान लीजिए कि लोकसभा में या स्टेट असेंबली में कोई गवर्नमेंट अगर मेजोरिटी लूज कर जाती है, ठीक है, तो वहीं की वहीं जो ऑपोजिशन पार्टी है अगर उसको मेजोरिटी मिल रही है तो आप वहीं की वहीं गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये मत करिए कि फ्रेश इलेक्शंस कराएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इकोनॉमी का आज बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आरबीआई की कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी, उसने कुछ अनाउंसमेंट किए। इन्होंने जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 9.5% कर दिया। पहले ये लोग बोल रहे थे कुछ दिनों पहले कि 10.5% होगा, लेकिन अभी इन्होंने कट डाउन करके 9.5% ले आए। ठीक है, रेपो रेट जो है वो अनचेंज्ड है 4% पे। रेपो रेट क्या होता है? वो रेट जिसपे बैंक्स जो है आरबीआई से बोरो करते हैं, ठीक है, वो होता है रेपो रेट। तो 4% है, पहले भी था 4%, अभी भी 4%। सीपीआई जो इन्फ्लेशन है उसको 5.1% बोल दिया है। 5.1% जो है इस बार रहने वाला है 2021 से 22 में। फिर इसके अलावा कुछ अनाउंसमेंट्स भी किए, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। 15,000 करोड़ का लिक्विडिटी विंडो क्रिएट किया है आरबीआई ने। इसके लिए कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। व्हाट आर कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर? लाइक होटल्स, टूरिज्म, दीज थिंग्स। जहां पर कॉन्टैक्ट होना ही होना है, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, वो कॉन्टैक्टलेस सेक्टर है, ठीक है, लेकिन होटल्स टूरिज्म तो आप तो वहीं जाएंगे ना, तो उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इंटेंसिव। 16,000 का एक लिक्विडिटी फैसिलिटी सिडबी को भी देने का मन बनाया है, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई 40,000 करोड़ की सिक्योरिटी परचेजेस भी कर रही है। सिक्योरिटी परचेजेस का मतलब क्या हुआ? आपको पता होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ एक तरह से आप समझ सकते हैं बॉन्ड्स फ्लोट करती हैं जिसको आरबीआई खरीद लेता है, ठीक है। तो आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 40,000 करोड़ खरीदने का मन बनाया ताकि गवर्नमेंट की लिक्विडिटी बढ़ सके, गवर्नमेंट को पैसा दिया जा सके, ठीक है। फिर रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क स्कीम में बोरोवर्स का कवरेज भी इंक्रीज करने की बात कही गई है। अब देखते हैं कि इन्होंने इंसेंटिवाइज कैसे किया बैंक्स को। बैंक्स को बोल तो दिया है कि आप कॉन्टैक्ट सेक्टर्स को पैसा दें, 15,000 लिक्विडिटी उसके लिए जनरेट करने की बात भी की गई है, लेकिन बैंक्स क्यों देंगे? अब उसके लिए इंसेंटिव दिया गया बैंक्स को। वो क्या कहा गया है कि आप जितना भी, मान लीजिए 15,000 में आपने 10,000 करोड़ जो है आपने बांटा, ठीक है, इसको कॉन्टैक्ट सेक्टर को। तो ये जो 10,000 है ये आप हमारे पास पार्क कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, और इस पे हम आपको इंटरेस्ट देंगे। मतलब आरबीआई इंटरेस्ट देगा बैंक्स को उस 10,000 रुपए पे। कितना? रिवर्स रेपो रेट से 40 पॉइंट ज्यादा, मतलब 0.4 ज्यादा, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जब भी आरबीआई बैंक से कोई पैसा ड्रॉ करती है तो जो इंटरेस्ट पे करती है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट से भी ज्यादा रेट दे रहे हैं ये, अगर आप बैंक्स जो है कॉन्टैक्ट सेक्टर को पैसा देते हैं तो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये एथिक्स का टॉपिक है। अभी भी क्या हुआ कि सीरिया में जो है वॉर, सिविल वॉर चल रहा था ना, उसमें 17 केसेस ऑफ केमिकल वेपन्स पाए गए हैं कि केमिकल वेपन्स यूज किए हैं गवर्नमेंट ने। तो यहां पर इश्यू है कि इंटरनेशनल एथिक्स का कि भाई केमिकल वेपन्स इज अ वेरी डेंजरस थिंग, व्हाई यू आर यूजिंग इट, ठीक है। दूसरा ऑनेस्टी का है। ऑनेस्टी का इशू क्या है कि सीरियन जो है ओपीसीडब्ल्यू का मेंबर है। मतलब मेंबर का मतलब यह है कि उसने ट्रीटी साइन की है कि वो केमिकल वेपन्स नहीं यूज करेगा, और उसके बावजूद वो केमिकल वेपन्स यूज कर रहा है। तो बात ये हो रही कि क्या सीरिया ने पहले झूठ बोला था कि उसके पास केमिकल वेपन्स नहीं है, क्योंकि एकदम से इतने सारे केमिकल वेपन्स उसके पास कैसे आ जाएंगे? ठीक है दोस्तों, तो ये ऑनेस्टी का भी एक इशू है, इंटरनेशनल एथिक्स का भी इशू। आगे चलते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।